जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो रीट मुख्य परीक्षा के लिए एक टेस्ट का आयोजन करवा रहे हैं जिसमें आप सभी का सहयोग मुझे चाहिएगा। मैं पहली बार करवा रहा हूं ऐसा, जब मैं मेरी तरफ से आपको टेस्ट एक दे रहा हूं तो इसमें कोई गलती हो जाती है तो मुझे माफ़ भी ज़रूर करना। तो देखो, इस टेस्ट में हम लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए जो आपके कॉमन टॉपिक्स हैं, तो उसमें 80 क्वेश्चन जो आपके कॉमन टॉपिक्स से बनते हैं जो आपके मुख्य परीक्षा में आएंगे, तो वो 80 क्वेश्चन भी हमने क्या रखे हैं, सेम रखे हैं। तो इस टेस्ट में आपको 80 क्वेश्चन तक सभी को सेम देखना है। इसके बाद में मैंने क्या किया कि लेवल 1 के जो 70 क्वेश्चन बचेंगे वो मैं अलग से आपको करवा दूंगा, शायद आज ही वीडियो मिल जाएगा। और लेवल 2 में जैसे एसएसटी है तो उसके अलग मिल जाएंगे और साइंस के अलग मिल जाएंगे, ठीक है। और इंग्लिश सब्जेक्ट के मेरे पास कई बार कमेंट भी आते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो भी उपलब्ध आपको करवाऊँ और विषय का भी मैं उपलब्ध करवाऊँ, लेकिन ये इतना कन्फर्म है और 80 क्वेश्चन आप सभी के लिए सेम है। तो हम उस बेस पे करेंगे कि आपको प्रॉपर टाइम भी मिलेगा और आराम से आप एक एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए। तो देखो, हम शुरू कर लेते हैं। आपको चैट बॉक्स में आपको उत्तर लिखना है और आपके पास चैट बॉक्स ऑन भी होगा, साथ साथ में आपको उत्तर लिखना है और आपको देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो देखो, पहला प्रश्न आता है अपना कि मालवा प्रदेश में प्रचलित मारवाड़ी एवं मालवी के मिश्रण से उत्पन्न बोली कौन सी है। मालवा प्रदेश में प्रचलित मारवाड़ी एवं मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली कौन सी है। नेमाड़ी, रांगड़ी, रतलामी और पाटवी। तो इन चार में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चैट बॉक्स में आपको उत्तर लिखना है। तो देखो, सारे प्रश्न हम इसी प्रकार से करने वाले हैं जिससे आपका स्कोर भी पता चल जाएगा, आप भी अपना खुद चेक कर पाओगे कि 80 में से आपके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। मैं आपको समय दे रहा हूं, इसमें आपको बता देना है, मैं लास्ट में आपको उत्तर भी बता दूंगा, तो जिससे हमें तुरंत पता चलता जाएगा और अपने क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। तो मालवा प्रदेश में प्रचलित मारवाड़ी एवं मालवी के सम्मिश्रण से जो उत्पन्न बोली है वो कौन सी हो जाएगी, सभी को फटाफट से लिख देना है। तो कौन सी हो जाएगी, रांगड़ी बोली हो जाएगी। कौन सी, रांगड़ी हो जाएगी। असंगत बताना है हमें, चार आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको फटाफट से उत्तर लिख देना है कि नेमिनाथ बारहमासा पालन ने लिखा, बुद्धि रासो जलन के द्वारा, पिंगल शिरोमणि कुशलाभ के द्वारा और समराई छक्का जिनसेन सूरी के द्वारा। तो आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन सा ऑप्शन है। तो फटाफट से आपको चैट बॉक्स में लिख देना है कि इसमें से गलत कौन सा हो जाएगा, असंगत आपको बताना है। तो सामने आपके पास चार ऑप्शन है और गलत वाला आपको बताना है, तो फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को क्या कर देना है, शेयर कर देना है, जिससे ये टेस्ट सभी के पास पहुंच सके। और मैं अगर आपका सहयोग रहा तो आपके लिए रोजाना ऐसे टेस्ट का आयोजन करवाता रहूंगा जब तक आपकी एग्जाम होगी, और हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन आपको याद हो सके। तो शेयर कर दीजिएगा और इसका उत्तर क्या हो जाएगा बता दीजिए। चार में से इसमें असंगत कौन सा है। तो नेमिनाथ बारहमासा पलन ने लिखा था, बिल्कुल सही है। और बुद्धि रासो जलन ने लिखा, और पिंगल शिरोमणि है वो कुशल के द्वारा लिखा गया, लेकिन समरा इच्छक का है वो जिनसेन सूरी के द्वारा नहीं लिखा गया। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद में देखो, आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति पोथा पोथी रा लिखरा लिखारा कौन है। तो राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति में जो पोथी रा लिखारा कौन है, तो आपको बताना है। चार ऑप्शन है, मोतीलाल मेनारिया, भूपति साकरिया, डॉक्टर कल्याण सिंह शेखावत और डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल मेनारिया। तो इन चार में से आपको बताना है इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। चैट बॉक्स आपके सामने है, लिख देना है कि कौन इसका लेखक होगा। तो कौन होगा इसका लेखक, डॉक्टर कल्याण सिंह शेखावत। वेली किशन रुक्मणी री ने पांचवें वेद और अंगुश उगणिसवो पुराण कुण के है। तो देखो, वेली किशन रुक्मणी री ने पांचवो वेद और 19वां पुराण कुण कयो है। तो ये हमें बताना है कि 19वां पुराण कुण कयो है, जो हम राजस्थानी भाषा में इसको पढ़ सकते हैं कि वेली किशन रुक्मणी जो ख्यात है उसको पांचवां वेद और 19वां पुराण है वो किसने कहा है, अपना थोड़ा राजस्थानी भाषा में लिख दिया है। तो वेली किशन रुक्मणी जो ख्यात जो है उसको पांचवां वेद और 19वां पुराण किसने कहा, ये हमें बताना है। तो किसने कहा, नर हरिदास बारट, माधवदास ददवाड़िया, साया झुल्ला और दुर्सा हाड़ा। तो देखो, थोड़ा सा राजस्थानी भाषा में लिखा है तो आपको बताना है तो कौन सा हो जाएगा इसमें ऑप्शन। चैट बॉक्स में फटाफट से सभी उत्तर लिख दीजिए। तो कौन हो जाएगा, दुर्सा हाड़ा। उसके बाद में असंगत बताना है कि देश दर्पण शंकरदान सामोर, दातार बावनी बांकीदास, किरतार बावनी दुर्सा हाड़ा, बरतेश्वर बाहुबली गौर सालीभद्र सूरी। तो बताओ इसमें से चार में से कौन सा ऑप्शन है वो असंगत है, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो देश दर्पण किसने लिखा था, शंकरदान सामोर ने, बिल्कुल सही है। दातार बावनी किसने लिखा, बांकीदास ने, बिल्कुल सही है। किरतार बावनी किसने लिखा, दुर्सा हाड़ा ने लिखा, लेकिन बरतेश्वर बाहुबली गौर सालीभद्र सूरी के द्वारा नहीं लिखा गया। उसके बाद में चयन करना है कि मत्स्य संघ निर्माण के संबंध में निम्न कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए।
तो बताइए, ऑप्शन है हमारे पास में कि मत्स्य संघ का निर्माण राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में हुआ। मत्स्य संघ का निर्माण है वो राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में हुआ। मत्स्य संघ का नाम के मुंशी के सुझाव पर किया गया। मत्स्य संघ के उपराज प्रमुख करौली के महाराजा थे। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे। तो बताओ इसमें से कौन सा सही है, यह हमें बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ए, बी, सी और डी। बता दीजिए फटाफट से कि कौन सा इसमें से सही हो जाएंगे। तो मत्स्य संघ के निर्माण को लेकर कहा है, चार कथन है, कौन कौन सा सत्य हो जाएगा। तो देखो, मत्स्य संघ का निर्माण राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में हुआ, बिल्कुल सही है। मत्स्य संघ का नाम के मुंशी के सुझाव पर दिया गया, ये भी सही है। मत्स्य संघ के उपराज प्रमुख है वो करौली के महाराज थे और मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे। तो चारों के चारों सही है। तो इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपको प्रॉपर समय वो मिल रहा होगा उत्तर देने में, तो आपको चैट बॉक्स में ऐसे उत्तर लिखते रहना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। स्वतंत्रता सेनानी दे रखा है और संस्थान दे रखे हैं। तो बताना है आपको कि कौन सा इसमें ऑप्शन है वो मैच करेगा, ये आपको बताना है। तो आप फटाफट चैट बॉक्स में उत्तर लिख दीजिए। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो देखो, विजय सिंह पथिक, चांदमल सुराना, केसरी सिंह बारहट, हरिभाऊ उपाध्याय। संस्थान दे रखी है गांधी आश्रम हटुंडी, मारवाड़ हितकारिणी सभा, वीर भारत सभा, विद्या प्रचारणी सभा। तो आप सबने मिला लिया होगा और इसमें मैंने प्रॉपर टाइम भी दे दिया क्योंकि सुमेलित करने वाला था तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो देखो, इसमें हो जाएगा विजय सिंह पथिक और विद्या प्रचारणी सभा, चांदमल सुराना, मारवाड़ हितकारिणी सभा। उसके बाद में केसरी सिंह बारहट क्या हो जाएगा, वीर भारत सभा, हरिभाऊ उपाध्याय, ये किससे सम्मिलित हो जाएगा, गांधी आश्रम हटुंडी से। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। किस किस का सही हुआ ये आप देख लीजिए। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बनास, कांतली, लूनी और बाणगंगा। गणेश्वर सभ्यता का विकास, तो बता दीजिए फटाफट कमेंट सेक्शन में। तो गणेश्वर सभ्यता का जो विकास हुआ वो किस नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे। सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंध है। सामाजिक जो सहकारी संस्था हेलरू जो है वो राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है। सहरिया, कंजर, भील मीणा, ग्रासिया। फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि कौन सा उत्तर इसमें सही हो जाएगा। क्लास शेयर नहीं किया है तो अभी तक फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो हेलरू किस जनजाति से संबंधित है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बता दो फटाफट से। तो कौन सी से है, ग्रासिया से। बीजा और माला उपजातियां संबंधित है। बीजा और माला उपजातियां जो है वो संबंधित है, किससे संबंधित है ये हमें बताना है। बीजा और माला उपजातियां किस से संबंधित है ये हमको क्या करना है, बताना है। डामोर, सांसी, कंजर, भील। बीजा और माला उत्तर लिख दिया होगा आप सभी ने, बता देता हूं मैं अभी। तो ये हो जाएगा सांसी से। सांसी जो जनजाति है उससे संबंधित है बीजा और माला। राव लोणकर्ण को कलयुग का कर्ण की संज्ञा दी थी। राव लोणकर्ण जो थे उनको क्या कहा जाता है, कलयुग का कर्ण। और ये ऐसी बात किसने कही ये हमें बताना है। मुंशी देवी प्रसाद ने, चिंतामणि, बिठू सूजा ने, राजशेखर कांत ने। तो बता दीजिए फटाफट, अपने ऑप्शन है वो लिख दीजिए जो भी आपको सही लग रहा है। तो लोणकर्ण को कलयुग का कर्ण किसने कहा ये आपको बताना है। तो किसने कहा था, ऑप्शन है बता देता हूं मैं, किसने कहा, बिठू सूजा ने। राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी। राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी, फटाफट से उत्तर लिख दीजिए। अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब किसने दी थी बता दो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर बता देता हूं, शाहजहां। हमीर मदमर्दन ग्रंथ के रचनाकार थे। हमीर मदमर्दन ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, हरिभद्र सूरी, राजीव सूरी, विजयपाल सूरी, जयसिंह सूरी। तो आप बता दीजिए हमीर मदमर्दन ग्रंथ के रचनाकार कौन थे ये हमें बताना है। तो फटाफट से आप सभी उत्तर लिख दीजिए। तो कौन से हो जाएंगे, जयसिंह सूरी है वो हमीर मदमर्दन ग्रंथ के रचनाकार हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, 15 नंबर या 14 नंबर क्वेश्चन है ना, 14 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अमीर खुसरो का ग्रंथ खजाइन उल फतू
किस साके का वर्णन करता है? अमीर खुसरो का जो ग्रंथ है खुजाइन उल फतू है वो किस साके का वर्णन करता है, ये हमें बताना है। प्रथम साका, दूसरा साका, तीसरा साका और गागरोन का दूसरा साका। तो बता दीजिए फटाफट से, खुजाइन उल फतू किस साके का वर्णन करता है? तो किसका करेगा उत्तर फटाफट लिख दीजिए। तो चित्तौड़गढ़ के प्रथम साके का। महाराणा सांगा की समाधि स्थल है, महाराणा सांगा की जो समाधि स्थल है वो कहां पर है, ये हमसे पूछा है। बसवा दौसा, कालपी, मांडलगढ़, रणथंभौर। महाराणा सांगा की समाधि तो कहां पर हो जाएगी? महाराणा सांगा की समाधि सभी का आपका सही हो रहा होगा, मांडलगढ़ में। राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने के तरीके को क्या कहा जाता है? राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने के तरीके को क्या कहा जाता है, यह हमसे पूछा है। तो क्या कहा जाएगा? 16 नंबर क्वेश्चन में आपको उत्तर बताना है। मिसल, कुरब, बड़ी ओल और नाजर। राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने के तरीके को क्या कहा जाएगा? तो क्या कहा जाएगा? फटाफट से उत्तर लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने के जो तरीका है उसको कहा जाता है मिसल। कोटा एवं बुंदी में राजा के बाद प्रधान को क्या कहते थे? कोटा और बुंदी में राजा के बाद जो प्रधान होता था उसको क्या कहा जाता था? रावल, दीवान, मुख्तार, मुसाहिब। तो फटाफट से उत्तर अपना बता दीजिए। क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना निश्चित रूप से। और कोटा और बुंदी के राजा के बाद के प्रधान को बताना है क्या कहते थे। तो क्या हो जाएगा इसमें? दीवान कहते थे। उसके बाद में हम बात करें कि महिला क्रांतिकारी शारदा भार्गव का संबंध किस प्रजामंडल से है? महिला क्रांतिकारी शारदा भार्गव का जो संबंध है वो किस प्रजामंडल से है? अलवर, कोटा, जयपुर और मारवाड़। महिला क्रांतिकारी शारदा भार्गव का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो किस प्रजामंडल से हो जाएगा शारदा भार्गव का संबंध? फटाफट से उत्तर अपने लिख दीजिए। तो शारदा भार्गव का संबंध हो जाएगा कोटा से। खालसा क्षेत्र के किसानों ने किस रियासत में आंदोलन किया था? खालसा क्षेत्र के किसानों ने किस रियासत में आंदोलन किया, यह हमें बताना है। मेवाड़, जयपुर, अलवर और सिरोही। खालसा क्षेत्र के किसानों ने किस रियासत में आंदोलन किया, यह हमें बताना है। तो किस रियासत में किया? फटाफट से अपने उत्तर लिख दीजिए। तो कहां पे किया था? अलवर रियासत में। सत्य कथन हमें बताना है। जाट क्षेत्रीय महासभा 1933 और मीणा क्षेत्रीय महासभा 1931। जो सत्य है वो हमें बताना है कि जाट क्षेत्रीय महासभा 1933 और मीणा क्षेत्रीय महासभा 1931 है। और आपको ऑप्शन दे रखे 4, 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जाट क्षेत्रीय महासभा 1933 और मीणा क्षेत्रीय महासभा 1931। इसमें दोनों ही क्या बन जाएंगे? गलत। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजी सहयोग के लिए राजाओं को क्रमशः सितार-ए-हिंद एवं ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजी सहयोग के लिए जिन्होंने अंग्रेजों का क्या किया? सहयोग किया, उन राजाओं को क्या दिया गया? सितार-ए-हिंद और ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि दी। तो ये कौन से शासक थे, किस रियासत के शासक थे, ये हमें बताना है। फटाफट से उत्तर लिख दीजिए। तो किसके शासक थे ये? जयपुर और करौली के शासक थे। जयपुर के शासकों को सितार-ए-हिंद और करौली ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित कुल विभाग एवं चित्रकला से संबंधित विभाग है। जयपुर के जो महाराजा सवाई जयसिंह थे उन्होंने जो स्थापित करवाए कुल विभाग और चित्रकलाएं से संबंधित विभाग कौन सा है, ये हमसे बताना है। इसको क्या कहते थे और कुल विभाग क्या थे, कितने थे सवाई जयसिंह के द्वारा स्थापित? तो बताओ फटाफट से उत्तर लिख दीजिए अपने। तो 22 में क्या हो जाएगा? सवाई जयसिंह के द्वारा स्थापित कुल विभाग और उस विभाग को क्या कहते थे? 22 नंबर में। तो कुल कितने विभाग स्थापित करवाए थे? 36 विभाग स्थापित करवाए और उसको क्या कहते थे? सूरत खाना कहते थे। बूंदी चित्रकला से संबंधित रंग महल एवं चित्रशाला का निर्माण क्रम से कराया था। बूंदी चित्रकला से संबंधित रंग महल और चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया, ये हमसे पूछा है। तो किसने करवाया था? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है उत्तर। रंग महल एवं चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो फटाफट उत्तर लिख दीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? छत्रसाल उमेद सिंह। उसके बाद में तारकसी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध है? तो तारकसी के जो जेवर है वो कहाँ के प्रसिद्ध हो जाएंगे? उत्तर आपको बताना है। प्रतापगढ़, किशनगढ़, आमेर और नाथद्वारा। तो तारकसी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध है? फटाफट से उत्तर लिख दीजिए। तो तारकसी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध है? फटाफट से उत्तर है वो लिख दीजिए।
तो कहां पर है? नाथ द्वारा में। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, यह संदेश किसका है? इंसान है वो पहले इंसान है फिर हिंदू है या मुसलमान है, तो यह संदेश किसने दिया था ये हमको बताना है 25 नंबर में। आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ, आचार्य भिक्षु और आचार्य क्षमा शर्मण। तो बताओ ये ऐसा किसने कहा था? 25 नंबर में आपको ये बताना है। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, यह संदेश किसका है? 25 नंबर में है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन आपने लिख दिए होंगे। तो किसने कहा? आचार्य तुलसी ने। किस लोक देवता की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है? ऐसे कौन से लोक देवता है जिनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है? मेहा जी, वीर कल्ला जी, मामादेव और पाबू जी। तो कौन से लोक देवता हो जाएंगे? 26 नंबर में आपको बताना है। तो कौन से लोक देवता की है छतरी? फटाफट से सबने उत्तर लिख दिया होगा। तो वीर कल्ला जी राठौड़ की छतरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। फुलडोल महोत्सव का संबंध किस संप्रदाय से है? फुलडोल महोत्सव का संबंध किस संप्रदाय से है? नवल, रामसनई, चरणदासी और लालदासी। फटाफट से उत्तर आप लिख दीजिए। फुलडोल महोत्सव का संबंध मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हर एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फुलडोल महोत्सव आप सबने उत्तर लिख दिया होगा। तो फुलडोल महोत्सव का संबंध है वो है रामसनई संप्रदाय से। रम्मत के लिए प्रसिद्ध आचार्यों का चौक किस जिले में है? रम्मत के लिए प्रसिद्ध जो है आचार्यों का चौक वो किस जिले से है वो हमें बताना है। जैसलमेर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। रम्मत के लिए प्रसिद्ध चौक तो कहां का है? बीकानेर का है। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न आता है कि किस संप्रदाय के मंदिर हवेली शैली में निर्मित है? तो आपको उत्तर बताना है। फटाफट से उत्तर बता दीजिए आप। रामसनई, वैष्णव, लालदासी और गौड़िय। किस संप्रदाय के मंदिर हवेली शैली में निर्मित होते थे? तो उत्तर कौन सा हो जाएगा इसमें 29 नंबर में? तो कौन सा हो जाएगा? वैष्णव। सोने चांदी की हवेली स्थित है। सोने चांदी की हवेली कहां पर है? महेंद्रसर झुंझुनू, मुकदगढ़ झुंझुनू, बिसाऊ झुंझुनू, चिड़ावा झुंझुनू। सोने चांदी की हवेली कहां पर स्थित है आपको बताना है। तो 30 नंबर में कि सोने चांदी की हवेली कहां पर स्थित आपको बताना है। और ऑप्शन आपके सामने 4, आप सबने फटाफट से उत्तर लिख दिए होंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? महेंद्रसर झुंझुनू। सुदर्शनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? सुदर्शनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है यह हमें बताना है। सुदर्शनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध, तो सुदर्शनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा कौन सा दुर्ग? 4 ऑप्शन है आपके सामने, फटाफट ऑप्शन लिख दीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? नाहरगढ़, जयपुर। अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने। इस पुस्तक के लेखक आपको बताना है। गौरीशंकर ओझा, नारायण सिंह, दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा। तो बताओ अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक हमें बताना है। और प्रश्न नंबर है 32। तो कौन हो जाएंगे? फटाफट आपने उत्तर लिख दिए होंगे अगर आपको आता है। तो कौन हो जाएंगे? दशरथ शर्मा। तो देखो टाइम आपको प्रॉपर मिल रहा होगा क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन बोलता हूं, फिर आपके सामने ऑप्शन भी देता हूं और उसके बाद में भी आपको टाइम में दे देता हूं। तो मेरे ख्याल से टाइम में ठीक ही दे रहा हूँ। वीरों के स्मारक स्तंभ बचुड़ला किस जिले में स्थित है? तो वीरों का जो स्मारक स्तंभ है बचुड़ला वो किस जिले में स्थित है ये हमें बताना है। अलवर, सिरोही, झुंझुनू, प्रतापगढ़। फटाफट से उत्तर लिख दीजिए 33 नंबर में प्रश्न में। वीरों के स्मारक स्तंभ बचुड़ला किस जिले में स्थित है? तो किस में है? उत्तर लिख दिया होगा प्रतापगढ़ में। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा प्रमुख सोयाबीन उत्पादक है? राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनमें सोयाबीन का उत्पादन प्रमुख रूप से होता है? बारां, भरतपुर, अलवर और हनुमानगढ़। फटाफट से उत्तर बता दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सोयाबीन के उत्पादक जिले। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? 12 जिले में सोयाबीन प्रमुख रूप से उत्पादित होता है। सुमेलित करना है बांध या परियोजना और अवस्थिति की ये कहां पर स्थित है? मेजा बांध, जाखम बांध, जुवाई बांध, माही बजाज सागर बांध। ऑप्शन है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, पाली। सुमेलित कर लीजिए, मैं इसमें टाइम दे देता हूं थोड़ा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सुमेलित आपने कर लिया होगा 35 नंबर क्वेश्चन में। तो देखो मेजा बांध
किससे सुमेलित करेंगे हम 35 नंबर क्वेश्चन में? तो किससे सुमेलित करेंगे? भीलवाड़ा से। जाखम बांध को किससे सुमेलित करेंगे? प्रतापगढ़ से। जुवाई बांध को किससे करेंगे? पाली से। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है। राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है कृषि विभाग द्वारा, सिंचाई विभाग द्वारा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा और वन विभाग द्वारा। फटाफट से उत्तर लिख दीजिए। राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। तो 36 नंबर में उत्तर क्या हो जाएगा अपना? फटाफट बता दीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। तो कौन सा ऑप्शन होगा कि बंजर भूमि विकास कार्यक्रम है वो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित है। चंबल फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल्स लिमिटेड राजस्थान किस जिले में स्थित है? चंबल फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल्स लिमिटेड है वो राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? चंबल फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल्स लिमिटेड राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? 4 ऑप्शन है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो बता दीजिए तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? 37 नंबर में कोटा में स्थित है। नाथरा की पाल स्थित है। नाथरा की पाल कहां पर है? ऐसे क्वेश्चन आप फटाफट से उत्तर लिखा करो। नाथरा की पाल तो कहां पर होगी? नाथरा की पाल है उदयपुर, खेतड़ी, अलवर, जयपुर। तो कहां पर है? जयपुर में। तो आपको टेस्ट है वो अच्छा लग रहा होगा और आप साथ साथ में प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे होंगे और आपको क्वेश्चन भी है बहुत शानदार लग रहे होंगे और आपके सही भी अच्छे से हो रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनसंख्या घनत्व अधिकतम पाया जाता है? 2011 की जनसंख्या के अनुसार अधिकतम जनसंख्या घनत्व कौन से जिले में है? इन 4 में से। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और बारां। 4 में से बताना है अधिकतम किसमें? तो किसमें हो जाएगा? नागौर में। राजस्थान की पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में कम से ज्यादा की ओर जो चोटियों की ऊंचाई है वो हमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। कुंभलगढ़, तारागढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर। 2 नंबर में है तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर। कुंभलगढ़, अचलगढ़, तारागढ़, गुरु शिखर। तारागढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और गुरु शिखर। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? फटाफट से उत्तर लिख दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और गुरु शिखर। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार स्थित है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें उड़िया पठार स्थित है? जयपुर, सिरोही, उदयपुर और प्रतापगढ़। 41 में उत्तर बता दीजिए। 4 ऑप्शन में से उड़िया का पठार कहां पर स्थित है आपको बताना है और ऑप्शन आपके सामने, आपको उत्तर लिखना है फटाफट से। उड़िया का पठार है वो कहां पर है? सिरोही में है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? आपको बताना है कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर स्टेपी क्षेत्र जलवायु। तो क्षेत्र स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आएगा राजस्थान के का ये बताना है। तो आपने ऑप्शन लिख दिया होगा कौन सा आएगा? जालौर, पाली, जोधपुर और नागौर। उसके बाद में हम बात करें 43 नंबर क्वेश्चन की। ये 43 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित है? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण CWG भरतपुर, BWHW बाड़मेर, BSHW गंगानगर, AW डूंगरपुर। जो सुमेलित सही है वो हमें बताना है। फटाफट से आप उत्तर लिख दीजिए कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो CWG भरतपुर, BWHW बाड़मेर, BSHW गंगानगर, AW डूंगरपुर। तो इसमें आपको उत्तर बता देता हूं, आपने लिख दिया होगा। तो CWG भरतपुर बिल्कुल सही है और AW डूंगरपुर सही है और ये 2 क्या हो जाएंगे? गलत। राजस्थान के किस बाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? राजस्थान का ऐसा कौन सा बाग है जिसमें मिश्रित पतझड़ वन पाए जाएंगे? आपके सामने ऑप्शन है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ और अलवर, जयपुर, झुंझुनू, चूरू। राजस्थान के कौन से बाग में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान में मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी में पाए जाएंगे। वन्य जीव शुभंकर और जिला दे रखा है कि कौन से जिले का वन्य जो शुभंकर है वो सुमेलित नहीं है, ये हमसे पूछा है। जालौर, भीलवाड़ा, जयपुर, झुंझुनू का। जालौर भालू, भीलवाड़ा मोर, जयपुर राजहंस, झुंझुनू काला तितर। तो बताओ कौन सा जिला है जिसका जिला शुभंकर सही सुमेलित नहीं है? फटाफट से उत्तर लिख दीजिए। उत्तर आपको लिखने हैं सभी के सभी। तो जालौर का क्या होता है? भालू बिल्कुल सही है। भीलवाड़ा का मोर होता है। झुंझुनू का काला तितर होता है। लेकिन जयपुर का राजहंस है वो नहीं होता, ये गलत हो जाएगा।
लाल लोम मर्दा राजस्थान के कौन से जिले में मिलती है? लाल लोम मर्दा राजस्थान के कौन से जिले में मिलेगी, ये हमें बताना है। लाल लोम मर्दा राजस्थान के कौन से जिले में? भीलवाड़ा, अजमेर, बूंदी, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, पाली। लाल लोमी मिट्टी कहां पर पाई जाएगी? तो लाल लोमी मिट्टी, फटाफट से उत्तर लिख दीजिए, कहां पर पाई जाएगी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। तो उसके बाद में हम बात करते हैं कि राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मिट्टी पाई जाएगी। राजस्थान के कौन से जिले में लाल पीली मिट्टी पाई जाएगी? फटाफट से उत्तर बता दीजिए। सिरोही, अजमेर, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर। लाल पीली मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में सही सुमेलित नहीं है, बायोमास ऊर्जा परियोजना केंद्र दे रखे हैं और जिले दे रखे हैं। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही बन जाएगा। तो देखो, राजस्थान में कौन सा प्रश्न कर रहे थे हम? 48 नंबर ना। बायोमास ऊर्जा परियोजना केंद्र और जिले हमें दे रखे हैं पद्मपुर, कथौली, सारथल, भंवरगढ़। जिले हैं गंगानगर, टोंक, अजमेर और बारां। तो बायोमास ऊर्जा परियोजना केंद्र हमें बताना है। पद्मपुर कहां पर है? गंगानगर में, बिल्कुल सही है। कथौली कहां पर है? टोंक में, बिल्कुल सही है। 48 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। भंवरगढ़ 12 में, लेकिन सारथल अजमेर में नहीं है। 31 मार्च 2021 तक राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत कुल सड़कों की लंबाई, 31 मार्च 2021 तक राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत कुल सड़कों की लंबाई कितनी बन जाएगी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट से लिख दीजिए। तो 31 मार्च तक है 10,618 किलोमीटर। दूध बावड़ी कहां पर स्थित है? रतनगढ़, माउंट आबू, चित्तौड़गढ़ और लूणकरण सर। दूध बावड़ी राजस्थान में कहां पर स्थित है? 50 नंबर में उत्तर फटाफट से लिख दीजिए। दूध बावड़ी कहां पर होगी? माउंट आबू में। 3 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस आयोजन में प्रदेश के किस जिले को देश भर में सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 3 दिसंबर 2022 में जो नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया, उसमें राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें देश भर में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार है वो प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। 12 अलवर, सिरोही, जैसलमेर। दिव्यांग दिवस जो आयोजन हुआ दिल्ली में 3 दिसंबर 2022 को, देश में सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में जो पुरस्कार मिला, कौन से को मिला? 51 में बताना है। तो कौन से को? अलवर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2022 को राजस्थान के किस जिले में स्थित मानगढ़ धाम गौरव गाथा और धूलि वंदन कार्यक्रम में शिरकत की? बताओ, आपके सामने 4 ऑप्शन है। नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 नवंबर 2022 को राजस्थान के किस जिले में स्थित मानगढ़ धाम गौरव गाथा और धूलि वंदन कार्यक्रम में शिरकत किया गया? तो कौन से में? बांसवाड़ा में। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से राजस्थान के कितने विद्यालयों को सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से राजस्थान के कितने विद्यालयों को सम्मानित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से उत्तर लिख दीजिए। तो 2, 4 और 8, 6। तो 53 में क्या सही हो जाएगा? राजस्थान के 2 विद्यालयों को क्या दिया गया है? स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 14-15 अक्टूबर 2022 को सभी राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजित हुआ। 14-15 अक्टूबर 2022 को सभी राज्यों के जो ऊर्जा मंत्री है उनका 2 दिवसीय जो सम्मेलन हुआ वो कहां पर हुआ, ये हमें बताना। जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में, जोधपुर में। तो 54 में क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट से उत्तर लिख दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन? उदयपुर। उसके बाद हम बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस तिथि से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना का शुभारंभ कब किया गया, यह हमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से उत्तर लिख दीजिए। तो कब किया गया? फटाफट से सारे उत्तर लिख दीजिए। तो कब है? 29 नवंबर 2022 को। राजस्थान के किस जिले के कलेक्टर को गंग केनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार स्वर्ण से सम्मानित किया गया?
राजस्थान के कौन से जिले के ऐसे कलेक्टर हैं जिनको गंग केनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जिसमें स्वर्ण पदक दिया गया से सम्मानित किया गया, कौन से जिले के जिला कलेक्टर है? 56 नंबर में आपको बताना है। फटाफट से उत्तर लिख दीजिए चैट बॉक्स में। तो कौन हो जाएंगे? गंगानगर के जिला कलेक्टर। अमेरिका की सिएटल सिटी में राजस्थान की किस महिला ने मिसेज वाशिंगटन 2022 खिताब जीता? अमेरिका की जो सिएटल सिटी है उसमें राजस्थान की ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने मिसेज वाशिंगटन 2022 का खिताब जीता? 4 ऑप्शन है। माया शेखावत, पवनी जांगिड़, पायल जैन, शगुन अग्रवाल। 57 नंबर प्रश्न है। तो कौन हो जाएंगे? फटाफट से उत्तर लिख दीजिए। तो कौन है? शगुन अग्रवाल। हाल ही में मुख्यमंत्री ने बाल श्रम एवं बाल तस्करी के रोकथाम के लिए समिति के गठन को मंजूरी दी है। इसके अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री ने बाल श्रम एवं बाल तस्करी के रोकथाम के लिए जो समिति का गठन किया है उसमें अध्यक्ष कौन है यह हमें बताना। फटाफट से उत्तर लिख दीजिए। तो कौन हो जाएंगे? ममता भूपेश। उसके बाद में देखो 9 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में प्रस्तुत समान नागरिक संहिता विधेयक 2022, 9 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में प्रस्तुत समान नागरिक संहिता विधेयक 2022 राजस्थान के किस संसद द्वारा पेश किया गया? 9 दिसंबर 2022 में राज्यसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2022 कौन से ऐसे सांसद है जिन्होंने प्रस्तुत किया? 4 ऑप्शन है। फटाफट से उत्तर लिख दीजिएगा। तो कौन है? ओम प्रकाश माथुर, किरोड़ीलाल मीणा, हनुमान बेनीवाल, घनश्याम तिवाड़ी। तो कौन करेंगे? किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में ट्राईफेड की ओर से राजस्थान में 18 दिसंबर 2022 को आदि चित्र महोत्सव का शुभारंभ कहां किया गया? ट्राईफेड की ओर से राजस्थान में 18 दिसंबर 2022 को आदि क्षेत्र महोत्सव का शुभारंभ है वो कहां पर किया गया? भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में ट्राईफेड ने आदि चित्र महोत्सव कहां पर शुभारंभ किया इसका यह हमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने। फटाफट से उत्तर लिख दीजिएगा। ट्राईफेड की तरफ से आदि चित्र महोत्सव तो कहां पर किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य समूह से संबंधित है परिभाषित है। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो दिया गया अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं, विकलांग है, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो ऐसे समूह को परिभाषित किया गया। किस रूप में आपको बताना है। फटाफट से उत्तर लिख दीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो कौन सा होगा इसमें? डी ऑप्शन, असुविधाग्रस्त समूह, वंचित समूह में। निम्नलिखित में से आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष के लिए सही नहीं है। निम्नलिखित में से आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष के लिए सही नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। 62 नंबर प्रश्न में तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो सही नहीं है ये हमसे पूछा है। तो देखो, पहली से 5वीं कक्षा के लिए 200 कार्य दिवस, 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए 220 कार्य दिवस, पहली से 5वीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 शिक्षण घंटे, 6ठी से 8वीं के लिए प्रति शैक्षणिक कार्य वर्ष 880 शैक्षणिक शिक्षण घंटे। सही नहीं है वो बताना है 2009 के तहत। 62 नंबर में तो कौन सा हो जाएगा कि 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक कार्य वर्ष 880 शिक्षण घंटे नहीं होगा। उसके बाद में धारा दे रखे और प्रावधान दे रखे, सुमेलित आपको करना है और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। धारा 10, धारा 19, धारा 30, धारा 35, धारा 38। ऑप्शन दे रखे हैं सामने। अभिभावकों के कर्तव्य, विद्यालयों के प्रति एवं मानदंड, प्रतिमान एवं मानदंड, अध्यापक द्वारा बच्चे का रिकॉर्ड, समुचित सरकार मार्गदर्शन, सिद्धांत जारी करे, राज्य सरकार आरटीए में संशोधन कर सकती है। तो बता दीजिए इन धाराओं से संबंधित कौन सा प्रश्न आपको सामने कौन सा सुमेलित हो रहा है। सामने आपको दिख रहा है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है तो मैं आपको टाइम भी इसमें दे देता हूं। ऑप्शन भी दिखाऊं तो ऑप्शन देखो हम देख लेते हैं, ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे, थोड़े से अलग से इसमें दे रखे ये आपको ऑप्शन मिलेंगे। 63 नंबर प्रश्न, तो 63 में आप ऑप्शन देख लीजिएगा, आपको ऑप्शन दे रखे हैं ये वाले। अब मैं वापस आपको प्रश्न दिखा देता हूं। तो ये आपके सामने प्रश्न है धारा 10, धारा 19, धारा 30, धारा 35, धारा 38। तो फटाफट से सुमेलित कर लीजिएगा। तो 63 में देखो मैं बता देता हूं अब
धारा 10 में प्रावधान है अभिभावकों के कर्तव्य से। ठीक है, कहां से? अभिभावकों के कर्तव्य से। धारा 19 विद्यालय के प्रतिमान एवं मानदंड। धारा 30 में अध्यापक द्वारा बच्चे का रिकॉर्ड। धारा 35 में समुचित सरकार मार्गदर्शन सिद्धांत जारी करे। धारा 38 में राज्य सरकार आरटीई में संशोधन कर सकती है, अपने आप में पहले से सुमेलित है। उसके बाद में देखो प्रश्न आता है हमारा 64 नंबर कि प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात करने का लक्ष्य रखा गया है। प्री स्कूल में माध्यमिक स्तर पर 100% सकल नामांकन अनुपात करने का लक्ष्य वो कब तक रखा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना 64 नंबर क्वेश्चन में। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? 2025, 35, 40 और 30। तो कौन सा? फटाफट से उत्तर लिख दीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? 2030। शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वो बताना है, फटाफट से उत्तर है वो देख लीजिए। इसमें कौन कौन से गलत हो रहे हैं या कौन सा गलत है, एक ही तो पूछा, इसमें सत्य जो नहीं है वो पूछा। बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते हुए 5+3+3+4 पाठ्य पुस्तक संरचना लागू की जाएगी। तो बताओ क्या सही है क्या ये? तो बिल्कुल सही है। 5+3+4 पाठ्य पुस्तक संरचना क्रम से 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए है। क्या सही है ये बात है कि जो 5+3+4 पाठ्य पुस्तक जो संरचना है वो 3 से लेकर 8 तक, 8 से लेकर 11 तक, 11 से लेकर 14 तक, 14 से लेकर 18 तक के उम्र के बच्चों के लिए है। बिल्कुल सही है। और बात करें हम 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है। 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनको स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है। क्या बिल्कुल सही है? क्या बिल्कुल सही है। एक ही बचा है कि 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है। यह क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग की राजकीय संस्था नहीं है। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग जो उसकी राजकीय संस्था कौन सी नहीं है, यह हमसे पूछा गया है। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग की राजकीय संस्था जो नहीं है वो हमसे पूछा है 66 नंबर क्वेश्चन में। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, पंजीयक शिक्षा विभाग ये परीक्षाएं बीकानेर, सतत एवं साक्षरता निदेशालय जयपुर, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर, जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग की राजकीय संस्था नहीं है। तो 66 में कौन सा बन जाएगा? फटाफट से उत्तर आप बता दीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें डी वाला इसमें हो जाएगा। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को गार्गी पुरस्कार में क्या दिया जाता है? गार्गी पुरस्कार में क्या मिलता है ये हमें बताना है। 67 में आप सभी को पता होगा। तो क्या दिया जाता है? 6,000 रुपए और प्रमाण पत्र। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, जिसकी क्रियान्वयन समिति के सदस्य में निम्न में से कौन शामिल नहीं होगी? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत है वो विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, जिसकी क्रियान्वयन समिति के सदस्य निम्न में से सदस्यों में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं होगे? ये हमसे पूछा है 68 नंबर क्वेश्चन में। तो बताओ कौन हो जाएगा इसमें 68 में? तो इस 68 में हो जाएगा विद्यालय का एक शिक्षक, क्षेत्र का बीईओ, विद्यालय का प्रधानाध्यापक, स्थानीय निकाय का चुना एक सदस्य। तो कौन सा सदस्य नहीं होगा इसमें? क्षेत्र का बीईओ इसमें नहीं होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का प्रायोजित परीक्षा नहीं है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रायोजित परीक्षा कौन सी नहीं है? वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा, व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं करवाता। तो 69 में कौन सी हो जाएगी? वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा करवाता है, व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा करवाता है, राज्य प्रतिभा खोज भी करवाता है, लेकिन सी वाला ये नहीं करवाता। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, कब से प्रारंभ किया गया ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19। तो कौन सा होगा इसमें से? फटाफट से लिख दीजिए। तो कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से महामारू शैली के हैं? महामारू शैली के जो मंदिर है वो हमें बताना है। ओसिया का सूर्य मंदिर, किराड़ू सोमेश्वर मंदिर, दधिमती माता मंदिर गोठ मांगलोद, चमोका जैन मंदिर रणकपुर। तो बताओ कौन से मंदिर है वो स्थापत्य की दृष्टि से महामारू शैली के हैं? तो 71 में क्या सही हो जाएगा? फटाफट से बता दीजिए। तो कौन से महामारू शैली में आपको बताना है? तो कौन से हैं? एक तो ओसिया का सूर्य मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और दधिमती माता का मंदिर। सह विवेक जिला विकास योजना कब प्रारंभ की गई? सह विवेक जिला योजना है वो कब प्रारंभ की गई? फटाफट से उत्तर बता दीजिए। 1, 2, 2, 5, 6, 7 और 8 है 9। कौन सा उत्तर इसमें सही होगा? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा?
72 नंबर में 2005 और 6 में शुरू की गई सह विवेक जिला योजना। क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम और प्रारंभ वर्ष आपको दे रखे हैं। आपको सम्मिलित करना है मगरा विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ, सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कब शुरुआत हुआ और मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ। वर्ष दे रखे हैं 2005 6 87 88 86 87 77 78। फटाफट से सम्मिलित कर दीजिएगा और आप उत्तर मुझे बता दो कि कौन सा इसमें सही हो रहा है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब हुआ शुरू, यह आपको बताना है। तो कब होगा, उत्तर में बता देता हूं कि मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-6 में, मेवात क्षेत्र कार्यक्रम 1987-88 में, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम में 1986-87 में, 88 एक मिनट देख लेता हूं ऑप्शन थोड़ा, 86-87 में सही है, और मरु विकास कार्यक्रम 1977 और 78 में। रिको के संबंध में सही कथन छाटिए। रिको के संबंध में आपको सही बताना है कौन कौन से, तो ऑप्शन आपके सामने। आपको बताना है कि रिको की स्थापना 1980 में, औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था यही है। एग्रो फूड पार्क जापानी जोन रिको द्वारा विकसित किए गए। मेगा फूड पार्क रिको द्वारा किया गया सबसे बड़ा निवेश है। तो बताओ इसमें से कौन सा सही है, फटाफट से उत्तर बता दीजिएगा कौन से इसमें सही है रिको के बारे में। तो आपने उत्तर लिख दिया होगा फटाफट से। तो रिको की स्थापना हुई 1980 में, औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है, बिल्कुल सही। एग्रो फूड पार्क जापानी जोन रिको द्वारा विकसित किया जाता है, यह भी सही है। और मेगा फूड पार्क रिको द्वारा किया गया सबसे बड़ा निवेश क्षेत्र है, यह क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करें राजस्थान में राज्यपाल के पद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। राजस्थान में राज्यपाल पद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, 4 ऑप्शन आपके सामने। तो 75 में देखो, प्रदेश के एकीकरण के पश्चात राज्यपाल का पद सृजित किया गया था, सही नहीं है वो बताना है। तो 4 में से आप फटाफट से उत्तर लिख दीजिए कि प्रदेश के एकीकरण के पश्चात राज्यपाल का पद सृजित किया गया था, यह बिल्कुल सही है। वर्ष 1967 में हुए राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल डॉक्टर सुपर्णानंद थे। वर्ष 1967 में राष्ट्रपति शासन जब लागू हुआ तो राज्यपाल कौन थे, सुपर्णानंद थे, बिल्कुल सही है। राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम होते, तो ये आपको पता ही है। बचा सी नंबर कि राज्यपाल विधानमंडल के सत्र के दौरान व सत्र उपरांत अध्यादेश जारी कर सकता है, ये इसमें गलत है। राजस्थान में संसदीय सचिव की व्यवस्था किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुई। राजस्थान में संसदीय सचिव की व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मुख्यमंत्री के काल में हुई, फटाफट से उत्तर बता दीजिए कितने लोगों का आपका सही हो रहा है। 76 नंबर क्वेश्चन में टीकाराम पालीवाल, बरकतुल्ला खां, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया। तो संसदीय सचिव की व्यवस्था शुरू हुई मोहनलाल सुखाड़िया के समय। निम्न कथनों पर विचार कर सही कूट का चयन कीजिए, आपको बताना है सही कौन कौन सा है। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना वर्ष 1950 में। राज्य स्तर पर सचिवालय सरकार के निर्णयों को निष्पादित करने का कार्य करता है। राज्य सचिवालय का सार राजनीतिक प्रमुख या मुख्यमंत्री होता है। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना 1950। राज्य स्तर पर सचिवालय सरकारों के निर्णयों को निष्पादित करने का कार्य करता है। राज्य सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख या मुख्यमंत्री होता है। बताओ इसमें से सही कौन कौन से, तो कौन से हो जाएंगे। एक तो ये हो जाएगा 2 नंबर की राज्य स्तर पर सचिवालय सरकार के निर्णयों को निष्पादित करने का कार्य करता है और राज्य सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख या मुख्यमंत्री होता है। उसके बाद में आपको दिया है कि निम्नलिखित में मानचित्र में चिन्हित किस जिला क्षेत्र में 2 नगर निगम है। तो ऐसा कौन सा जो जिले हैं जिसमें 2 नगर निगम है, तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, एक दे रखा है 5, 4, 2, 3 और 6। और आपको पहले तो जिले की पहचान करनी है, उसके बाद में ये देखना है कि कौन से जिले में 2 नगर है, ये आपको बताना है। 2 नगर निगम बताना है आपको कौन कौन से में है। तो आप सभी को शायद आता होगा, कर्मचारी चयन बोर्ड ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछेगा। राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें 2 नगर निगम है, आपको जिले आपको दर्शा रखे हैं, नाम आपको खुद पहचानना है और आपको उत्तर भी देना है। तो बताओ 78 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बताओ, आपको देर का 7 तक देर का, और इसमें से पूछा है कि 2 नगर निगम है, वो हमसे पूछा है कौन कौन से जिले में। तो कौन कौन से हो जाएंगे, 1 मिनट ये देख लो। तो इसमें कौन से में, एक तो देखो ये कौन सा जिला है, नाम बता दो मुझे फटाफट। उसके बाद में एक ये और एक और नाम बता दो मुझे कहां पर है, फटाफट से मुझे उत्तर बता दो 78 नंबर में कि कौन कौन सी जगह पर है। तो ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि मैं आप सब मेरे को चैट बॉक्स में उत्तर लिखो। मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूं कि आप में से कितने लोग ऐसे क्वेश्चन है वो कर पाते हैं, मैं इसका उत्तर है वो अधूरा छोड़ रहा हूं।
यहाँ पर कौन सा जिले का नाम है, यहाँ पे कौन से का है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, आपको सभी जिलों के नाम लिखने हैं और कौन सा इसमें नगर निगम है ये भी बताना है और कौन से में दो हैं ये हमारा प्रश्न रहेगा, ये आपको बताना है। निश्चित रूप से मैं ये उत्तर बता नहीं रहा, ऑप्शन आपको नीचे दे रखे हैं। जिले की पहचान करनी है और फिर आपको नगर निगम बताना है कि कौन से में कौन सा जिला कहां पर है और कौन सा कितने नंबर जिला है, 2 नंबर पे कौन सा जिला है, 3 में कौन सा है, 7 पे कौन सा है, नगर निगम 2 कौन से में। कमेंट सेक्शन में ये लिखो आप, कमेंट सेक्शन में भी और चैट बॉक्स में भी, जिसको आता है वो। ये एक पर्सन मैं ऐसे छोड़ रहा हूं जिससे पता भी चले कि आप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो और आप सीरियस रूप से कितने हो। स्तंभों का वन किस मंदिर को कहा जाता है, स्तंभों का वन किस मंदिर को कहा जाता है, 4 ऑप्शन आपके सामने। स्तंभों का वन, ब्रह्मा जी का मंदिर, किराड़ू मंदिर, दिलवाड़ा विमल साई मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर। स्तंभों का वन तो किसको कहा जाएगा, फटाफट चैट बॉक्स में लिख दो, तो किसको कहा जाएगा, रणकपुर जैन मंदिर पाली। सुमेलित करना है, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का सागवान, आदिवासियों का कल्प वृक्ष, आदिवासियों का हरा सोना। सुमेलित कर दीजिए फटाफट से, आपको टाइम मिल रहा है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, सागवान, कल्प वृक्ष, आदिवासियों का कल्प वृक्ष, आदिवासियों का हरा सोना। तो 80 में क्या हो जाएगा, फटाफट से बता दो मुझे क्या हो जाएगा। अब उत्तर मैं बता देता हूं। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसको कहेंगे, खेजड़ी को। रेगिस्तान का सागवान किसको कहेंगे, रोहिड़ा को। आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसको कहेंगे, महुआ को। और आदिवासियों का हरा सोना किसको कहेंगे, बांस को। किसको कहेंगे, बांस को। तो ये हो गए सुमेलित। तो देखो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए मैंने 80 क्वेश्चन करवा दिए। अगर इनमें आपका सहयोग अच्छा रहा तो मैं निश्चित रूप से आपको और भी पेपर जो इसके बाद वाले जो 70 क्वेश्चन जो है साइंस के लेवल 1 के और सभी मैं उपलब्ध करवा दूंगा। जिनके कमेंट सबसे ज़्यादा हुए, जिस विषय के सबसे ज़्यादा हुए, वो पहले अपलोड कर दूंगा। बहुत शानदार क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ। आप सब मेरे से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।